अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कोविड-19 की करंट सिचुएशन के मुताबिक जो है वो ऑनलाइन लेक्चर्स का फ़ैसला किया गया है। आप लोगों ने इस सूरत हाल में अपने आप को क्योर करना है और जो भी लेक्चर्स हैं उन्हें ऑनलाइन आप लोगों ने लेते रहना है और उसके साथ जो भी क्विज़ेज़ और असाइनमेंट्स आती रहेंगी उनको आप लोगों ने करके अपने साथ अटैच करते रहना है। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारे पास सेकेंड ईयर का बायोलॉजी है, चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस। आइए देखते हैं क्या है होम्योस्टेसिस। तो हमारे पास सबसे पहले जो होम्योस्टेसिस है, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस। कहाँ पर? इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज टर्म्ड एज होम्योस्टेसिस। इंटरनल इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करना किससे? हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन से, जो कहाँ आती हैं? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, बैरूनी माहौल में आने वाले जो भी तब्दीलियाँ, जो भी फ्लक्चुएशंस हैं, उससे इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना एक्चुअली कहलाता है होम्योस्टेसिस। जो होम्योस्टेसिस है इज द सेंट्रल रिक्वायरमेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कंपेल, जो मजबूर कर देती है किसको? द अडेप्टेशन इन द कॉन्स्टेंट चेंजेस कंडीशन। जो भी बाहर वाले इन्वायरमेंट में कॉन्स्टेंट चेंजेस कंडीशन आ रही हैं वो हमेशा से उसको इंटरनली मेंटेन करती है। और कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती है कि इसी तरीके से कि वो चेंजेस करते करते उसके मुताबिक अपने आप को फीडबैकली मैकेनिज्म चलाते हुए क्या करते हैं? एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजरते हैं। तो एवोल्यूशन प्रोसेस के अंदर होम्योस्टेसिस का भी थोड़ा बहुत जो है वो क्या है, हमारे पास क्या है? इन्वॉल्वमेंट है। एक्सप्लेनेशन अबाउट द होम्योस्टेसिस। व्हाट इज होम्योस्टेसिस? व्हाट इज द सुटेबल इन्वायरमेंट? जहां भी हमारे पास होम्योस्टेसिस होगी वहां पर ईच ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीशीज हैज अ स्पेसिफिक सेट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट सुटेबल टू इट्स सराउंडिंग। याद रखिएगा, हर ऑर्गेनिज्म, हर स्पीशीज जो होती है उसका इंटरनल इन्वायरमेंट सूटेबल होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुताबिक। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट किसी भी स्पीशीज के लिए उसका फिजिकल वर्ड होता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज अ फिजिकल वर्ड इन केस ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज सराउंडेड, जो कि बाहर उसको घेरे हुए होता है। जबकि इन केस ऑफ सेल द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज अ ब्लड, और कोई भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो सकता है जिसने उस सेल को क्या किया हो? बाहर से सराउंड किया हुआ हो। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ फ्लक्चुएट कंटिन्यूसली। हमेशा क्या होता है कि इंटरनल इन्वायरमेंट की निस्बत जो बाहर का इन्वायरमेंट होता है वो कंटिन्यूसली अपने आप को कम ज़्यादा करता रहता है। फ्लक्चुएशन चलती रहती है, उसकी शिद्दत में कमी और ज़्यादती होती रहती है, यानी वो इंक्रीज़ भी होता रहता है और डिक्रीज़ भी होता रहता है। ताहम द ऑर्गेनिज्म रेजिस्ट करते हैं एंड मैनेज चेंजेस को करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं अपने अंदर थोड़ी सी तब्दीली लाके। फ्लक्चुएशन विद इन अ नैरो रेंज, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर थोड़ी सी तब्दीली लाके बैरूनी माहौल में आने वाली बहुत बड़ी तब्दीली को क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। और इस तरीके से वो बैरूनी माहौल के जो हार्म्स होते हैं उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। इस पूरे मैकेनिज्म का नाम हमारे पास क्या है? होम्योस्टेसिस है। तो याद रखिएगा कि हमारे वो सस्केप्टेबल्स होते हैं। सस्केप्टेबल कंपोनेंट कौन से हैं? जो अहम तरीन और इम्पॉर्टेंट तरीन पार्ट्स हैं किसी भी एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट के, वो हमारे पास कौन से हैं? 3 हैं। पहला है वाटर, फिर है सैल्यूट्स, थर्ड वन है टेम्परेचर। तो हमारे पास है आल्सो द ऑर्गेनिजम्स, हमारे मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज अडॉप्टेड टू एलिमिनेट द हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो याद रखिएगा, कहीं पर पानी कितना है, जितना पानी ज्यादा होगा उतना ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट निकाल पाएंगे। जितना पानी हमारे पास क्या होगा? कम होगा, उतना हम लोग क्या कर पाएंगे? अपनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर कम निकाल पाएंगे। तो नॉर्मली हम लोग कह सकते हैं कि इस होम्योस्टेसिस के मैकेनिज्म को चलाने के, या बेसिकली हमारे पास जो मैकेनिज्म है वो 3 तरह से मेंटेन किया जाता है होम्योस्टेसिस का। पहला है ऑस्मो रेगुलेशन, सेकेंड वन है एक्सक्रीशन, थर्ड वन है थर्मो रेगुलेशन। अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन जनरली बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट ऑफ सॉल्यूट एंड द गेन एंड लॉस ऑफ वाटर। पानी के लेने, गेन करने के लिए या उसको ज़ाय करने के लिए पानी को बॉडी में लेकर जाना या बॉडी से ज़ाय करना,
एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच जो भी ये चेंजेस को रेगुलेट करता है, इस पूरे मैकेनिज्म को बोला जाता है ऑस्मो रेगुलेशन। सेकेंड मैकेनिज्म है एलिमिनेट द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, उससे आप लोग बोल देते हैं एक्सक्रीशन। थर्ड वन हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनिंग ऑफ इंटरनल टेम्परेचर। जब टेम्परेचर की मेंटेनेंस होगी तो आप कह देंगे आपके पास क्या है, वो थर्मो रेगुलेशन है। वहां तक कंडीशन करना जहां तक टॉलरेबल कंडीशन है। जैसे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है 37 सेल्सियस स्केल, तो ह्यूमन बॉडी हमेशा से क्या करती है, उसको मेंटेन करती है 37 सेल्सियस स्केल पर। तो जी हमारे पास एक कंट्रोल सिस्टम जो होता है उसके बेसिकली पार्ट्स कितने हैं, 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? सबसे पहले रिसेप्टर, सेकंड वन है कंट्रोल सेंटर, और थर्ड वन है आपके पास कौन सा, इफेक्टर। और नॉर्मली इस पूरे मैकेनिज्म को चलाने के लिए क्या होते हैं, 2 तरह के कंट्रोल सिस्टम होते हैं। एक होता है फिजिकल कंट्रोल सिस्टम और दूसरा होता है लिविंग कंट्रोल सिस्टम। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में जो हमारे पास कंट्रोल सिस्टम है उसमें फिजिकल कंट्रोल सिस्टम को हमेशा क्या कहते हैं, लिविंग कंट्रोल सिस्टम के साथ कंपेयर किया जाता है। इन दोनों में क्या है जी, फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में भी 3 कंपोनेंट होते हैं और लिविंग कंट्रोल सिस्टम में भी जो होते हैं वो 3 ही कंपोनेंट होते हैं। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में जो 3 कंपोनेंट होते हैं उसमें सेंसर, कंट्रोल सेंटर एंड ऑन एंड ऑफ स्विच होता है। जबकि लिविंग कंट्रोल सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, एक रिसेप्टर होता है, दूसरा कंट्रोल सेंटर होता है और तीसरा उसके अगेंस्ट क्या होता है, अफेक्टर होता है। तो सेंसर जो होता है वो थर्मामीटर होता है फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में, जो डिटेक्ट करता है टेम्परेचर को एक सेट पॉइंट से अबव एंड डाउन। यानी बॉडी का टेम्परेचर 37 हमारे पास 37 सेल्सियस स्केल है, तो उसको बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से हम लोग अगर चेक करते हैं, हमारी बॉडी में जो होते हैं वो रिसेप्टर इसको चेक करते हैं। लेकिन हम लोग फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं, जैसे एक आयरन एक इस्त्री का मैकेनिज्म है, इस्त्री के लेवल तक गर्म होने के बाद वो खुद बंद हो जाती है, उसमें थर्मामीटर या थर्मोस्टेट लगा होता है जो क्या करता है, फिजिकली उसको स्विच को ऑन और ऑफ करता है। तो लिविंग कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, द रिसेप्टर सेंसर डिटेक्टर टेम्परेचर चेंजेस इंक्रीज या डिक्रीज, जिस तरह टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है उसको जो बॉडी के रिसेप्टर्स होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं। फिर क्या होता है जी, सेंसर सेंड सिग्नल टू कंट्रोल सेंटर। लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी तकरीबन यही मैकेनिज्म है, वो सेंसर को जो सिग्नल होते हैं रिसेप्टर सेंड करता है किसको, कंट्रोल सेंटर को, और उसी के मुताबिक सिस्टम को कूल डाउन किया जाता है, या हमारे पास कूल डाउन होता है तो उसे थोड़ा सा वार्म अप किया जाता है। ये दोनों मैकेनिज्म चलवाता है कौन, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिसेप्टर सिग्नल सेंड करता है, और जबकि फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में हमारे पास कौन है, सेंसर सेंड करता है किसको, कंट्रोल सेंटर को जो पैगामात है। अब फिर क्या होता है जी, फिजिकल कंट्रोल सेंटर में हमारे पास क्या होता है, द कंट्रोल सेंटर टेक एक्शन बाय स्विचिंग ऑन, यानी अगर आप स्विच ऑन करेगा तो उससे हीट प्रोसेस को बढ़ाएगा, या स्विच ऑफ कर देगा जिससे क्या होगा, कूलिंग यूनिट एक्चुअली एक्टिवेट हो जाएगा और ड्राइज टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इसी तरह से जब रिसेप्टर कंट्रोल सेंटर को क्या कर देता है, मैसेजेस पास कर देता है, तो मैसेजेस उस अफेक्टर के अगेंस्ट अपना उसके जो अफेक्टर्स होता है तीसरा पार्ट उसका, वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स को क्रिएट करता है और उस सेट पॉइंट पर दोबारा से बढ़े हुए टेम्परेचर को कम करता है, कम किए हुए टेम्परेचर को दोबारा से सेट पॉइंट पर वापस लाया जाता है। इस पूरे सेटअप को जिसमें हमारे पास क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होम्योस्टेसिस एडजस्ट की जाती है, हम लोग बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म है। द डिटेक्शन ऑफ चेंजेस एंड सेंडिंग सिग्नल बाय कंट्रोल सिस्टम, लेकिन चेंजेस को डिटेक्ट करना और सिग्नल्स को सेंड करना कहां पर, कंट्रोल सिस्टम के जरिए अफेक्टर पर, और अफेक्टर का उस चेंजेस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स क्रिएट करना एक्चुअली क्या हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म है। और ये फीडबैक मैकेनिज्म हमेशा उस वक्त होता है कि जब माहौल के अंदर जो हमारे पास चेंज आता है, अगर कोई चेंज उस चेंज के अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तब आप कहेंगे वो आपके पास क्या है, वो एक तरह का फीडबैक मैकेनिज्म है। बहुत शुक्रिया।